अब हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं इकोसिस्टम। पूरा बेसिक से आपको एक्सप्लेन करूंगा। प्लैंक्टन्स क्या हो गए? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हो गए जो पानी के सरफेस पर क्या कर रहे हैं? फ्लोट कर रहे हैं। रेस्पिरेशन करेगा तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करेगा। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करेगा तब आप कहोगे सर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है तो एनर्जी तो बन रही है, एटीपी सिंथेसिस हो रहे हैं। अरे भाई, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से एनर्जी का लॉस भी तो हो रहा है हीट की फॉर्म में। ये जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपका, जिसको आप ह्यूमस बोल रहे हैं, ये रेजिस्टेंट है माइक्रोबियल एक्शन के और मोस्ट ऑफ माइक्रोब्स। इसका क्या मतलब हुआ? एक्वेटिक इकोसिस्टम में एनर्जी का मेनली फ्लो किसके थ्रू है? ग्रेजिंग फूड चेन के थ्रू है। मेजर रोल। ऐसा नहीं कि यहाँ पे डेट्राइटिक फूड चेन नहीं होती, ऐसा नहीं कि यहाँ ग्रेजिंग फूड चेन नहीं होती, होती है। यहाँ पे भी दोनों होती है, यहाँ भी दोनों होती है। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों, अब हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं इकोसिस्टम। पूरा बेसिक से आपको एक्सप्लेन करूंगा, एक एक कॉन्सेप्ट। फिर 1 मार्क्स का हो, 2 मार्क्स का हो, 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप अच्छे से इसको कर लेंगे। आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों, चैप्टर है आपका इकोसिस्टम, जिसके अंदर सबसे पहले हम समझेंगे कि इकोसिस्टम क्या है। आप एक छोटी सी चीज समझ लीजिए, ठीक है? मैंने कहा कि इकोसिस्टम के अंदर दो तरह की चीजें हैं जो आपस में इंटरेक्ट करती है। एक है एबायोटिक और एक है बायोटिक। एबायोटिक का मतलब है नॉन लिविंग और बायोटिक का मतलब है लिविंग। कोई भी एग्जांपल समझ लीजिए, आप एक पॉन्ड से समझ लीजिए। एक पॉन्ड है, ठीक? पॉन्ड के अंदर सॉइल भी है ना? सॉइल पॉन्ड के लिए जरूरी है। सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स होंगे, ठीक है? वाटर भी चाहिए। पॉन्ड में क्या है? वाटर है। तो ये सॉइल हो गया, वाटर हो गया। उस पॉन्ड के आसपास अपना कोई ना कोई टेम्परेचर भी होगा, है ना? तो ये आपका उस पॉन्ड में आपकी लाइट भी आती होगी। तो अगर मैं लाइट की बात कर रहा हूं, टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, सॉइल की बात कर रहा हूं, ये सब किस तरह के फैक्टर हुए? ये नॉन लिविंग फैक्टर हो गए, एबायोटिक। और उस पॉन्ड के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, उसमें प्रोड्यूसर भी होंगे। प्रोड्यूसर पे फीड करने वाले हर्बीवोरस भी होंगे। हर्बीवोरस पे फीड करने वाले कार्निवोरस भी होंगे। तो ये लोग क्या है? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब बायोटिक और नॉन लिविंग मतलब एबायोटिक। तो इनकी जो इंटरेक्शन होती है उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। तो किसी भी इकोसिस्टम के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक या एबायोटिक। आप किसी फॉरेस्ट में चले जाइए, फॉरेस्ट में जो इतने सारे आपको प्लांट्स और एनिमल दिख रहे हैं, ये क्या है? ये बायोटिक है। और वहां फॉरेस्ट का अपना कोई टेम्परेचर होगा, अपना कोई सॉइल होगा, वहां की अपनी ह्यूमिडिटी होगी, वहां अपना कोई मॉइस्चर होगा, वहां अपना कोई रेनफॉल होगा, वहां लाइट आती होगी या नहीं आती होगी, कम आती होगी, ज्यादा आती होगी। इस ये है आपका नॉन लिविंग मतलब एबायोटिक। तो बायोटिक और एबायोटिक ये टू कंपोनेंट होते हैं किसी भी इकोसिस्टम के। फिर चाहे वो पॉन्ड इकोसिस्टम हो या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो, या आप डेजर्ट में चले जाइए, ठीक है, या आप टुंड्रा में चले जाइए, ठीक है, आप लेक में चले जाइए, आप मैनग्रोव में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, ठीक है। तो अब हम इसको और डिटेल में समझेंगे कि इसके अंदर क्या होता है, ठीक है। अब ये मैंने आपको एग्जांपल दिया भाई, उसमें जो पॉन्ड में प्रोड्यूसर होगा, उस प्रोड्यूसर को कौन खाएगा? उस प्रोड्यूसर को हर्बीवोरस खाएगा। उस हर्बीवोरस को कौन खाएगा? उसको कार्निवोरस खाएगा, ठीक। तो मतलब एनर्जी का फ्लो हो रहा है। जब ये तीनों के तीनों मर जाएंगे, प्रोड्यूसर भी मरेगा, कुछ हर्बीवोरस मरेंगे, कुछ कार्निवोरस मरेंगे, तो जब ये मर जाएंगे तो इनके ऊपर कौन फीड करेगा? इनके ऊपर डिकम्पोजर फीड करेंगे। तो डिकम्पोजर इनके शरीर में जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे। वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहां आ जाएगा? पॉन्ड में नीचे सॉइल में आ जाएगा। वहां से वो कंपोनेंट, जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है, जो पॉन्ड में नीचे सॉइल में है, वहां से कहां चला जाएगा? प्लांट में चला जाएगा। प्लांट को किसने खाया? हर्बीवोरस। हर्बीवोरस को किसने खाया? कार्निवोरस। जब इन लोगों की डेथ हुई तो जो डेड पार्ट है प्लांट और एनिमल का, उसके ऊपर कौन फीड किया? डिकम्पोजर। उसने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस में कन्वर्ट कर दिया? सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहां है? पानी में नीचे बॉटम पर है, सॉइल में है। वहां से सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड वापस से कहां चला गया? प्लांट में चला गया। तो आप देख लीजिए, सॉइल हो गया और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया। तो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो किसी भी इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक। अब बायोस्फीयर में बहुत सारे इकोसिस्टम हैं। अब इकोसिस्टम सेल्फ रेगुलेटरी होता है, सेल्फ सस्टेन होता है। भाई, जंगल में किसी को बताना थोड़ा ना पड़ता है
कि प्लांट्स को कौन खाएगा, या डियर क्या किसको खाएगा, या भालू क्या खाएगा, या शेर क्या खाएगा, टाइगर क्या खाएगा। भाई सब अपने आप फूड चेन वहां पर होती है, सबको पता है कि मुझे किसको खाना है, कितना खाना है ना। हर ऑर्गेनिज्म को अपने को बचाना भी है, उसको कोई ना कोई खा भी लेगा। ठीक है, तो ये जितने भी इकोसिस्टम होते हैं, आपका पॉन्ड इकोसिस्टम है, आपको थोड़ी ना बताना है वहां मछली को जाके कि कौन किसको खाएगा, या उस पॉन्ड में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है, सब एक दूसरे को खा रहे हैं, बच रहे हैं, खा रहे हैं। तो ये जो इकोसिस्टम डेजर्ट इकोसिस्टम है, आपको थोड़ी ना जाके बताना कि डेजर्ट में कौन किसको खाएगा। तो ये इकोसिस्टम जो होते हैं सेल्फ रेगुलेटरी होती है, नेचर अपने आप चीजों को रेगुलेट करती है। ठीक, लेकिन आपके घर में जो एक्वेरियम है वो वो आपका मैनमेड इकोसिस्टम है, वो सेल्फ रेगुलेटरी नहीं है। वहां आप खुद खाना डालते हो, पानी चेंज करते हो एक्वेरियम का। ठीक है, ये एग्रीकल्चर फील्ड हो गई, ये भी आपका मैनमेड इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम जो होते हैं आपके दो टाइप के होते हैं, एक नेचुरल इकोसिस्टम होता है, एक मैनमेड इकोसिस्टम होता है। ठीक, तो बायोस्फीयर में बहुत सारे इकोसिस्टम है। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, पॉन्ड, लेक, रिवर, ओशियन एक्वेटिक इकोसिस्टम है। एशुरीज, जहां पे नदी का पानी समुद्र में एंटर करता है। वेटलैंड्स, ऐसे एरिया जो पानी से घिरे रहते हैं, एरिया सैचुरेटेड विद वाटर। ठीक, तो ये सब आपके नेचुरल इकोसिस्टम है। ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की एक बूंद भी अपने आप में एक इकोसिस्टम है, लेकिन बहुत छोटा इकोसिस्टम है, नैनो इकोसिस्टम बोलते हैं। क्योंकि पानी के अंदर क्या मिलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेगा। वाटर हो गया एबायोटिक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया बायोटिक। इकोसिस्टम के दो एस्पेक्ट हैं, एक फंक्शनल और एक स्ट्रक्चरल, दोनों को समझते हैं। सबसे पहले हम फंक्शनल एस्पेक्ट को समझेंगे। यहां आपको इकोसिस्टम की एक्चुअल डेफिनेशन समझ में आएगी क्या होती है। आप देखिए, आपके प्रोड्यूसर हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर जो खाना बनाएंगे, तो CO2 और वाटर यूज करके फोटोसिंथेसिस करके इन्होंने खाना बनाया। ठीक, खाना बनाया मतलब ऑर्गेनिक पार्ट बनाया। ठीक है, खाना बनाया ऑर्गेनिक पार्ट, और CO2 और वाटर कैसा पार्ट हो गया, इनऑर्गेनिक पार्ट। मतलब प्रोड्यूसर इनऑर्गेनिक पार्ट को किस में कन्वर्ट करता है, ऑर्गेनिक पार्ट में कन्वर्ट करता है। क्या यूज किया, लाइट यूज किया। तो ये लाइट, ये कैसा फैक्टर हो गया, एबायोटिक फैक्टर हो गया। अब ये जो प्रोड्यूसर होते हैं पानी के अंदर, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको हमने बोल दिया फाइटोप्लैंक्टन्स, जिसका एग्जाम्पल हो गया डायटम्स। ठीक है, तो फाइटो से आपको किसकी फीलिंग आती है, प्लांट्स की फीलिंग आती है। ठीक है, प्लैंक्टन्स, प्लैंक्टन्स क्या हो गए, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हो गए, जो पानी के सरफेस पर क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। ठीक है, वाटर करंट की हेल्प से। तो फाइटोप्लैंक्टन्स को किसने खाया, जू प्लैंक्टन्स। तो ये लोअर ट्रॉपिक लेवल, ये हायर ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल मतलब पोजीशन हो गई एक तरीके से ऑर्गेनिज्म की, ट्रॉपिक लेवल ऑर्गेनिज्म की पोजीशन आपको यहां पे बता रहा है। ये लोअर ट्रॉपिक लेवल T1, फाइटोप्लैंक्टन को खाया जू प्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन हो गए हर्बीवोरस। तो ये हायर ट्रॉपिक लेवल T2। जू प्लैंक्टन को खाया स्मॉल फिश ने, इसका ट्रॉपिक लेवल T3, मतलब कार्निवोरस। स्मॉल फिश को खाया लार्ज फिश ने, इसका ट्रॉपिक लेवल T4। तो आप लोअर ट्रॉपिक लेवल से हायर ट्रॉपिक लेवल में जा रहे हैं। तो आप देख लीजिए, सब एक दूसरे को यहां पर खा रहे हैं। फिर इनकी डेथ हो गई, भाई कुछ इसकी डेथ हुई, कुछ इसकी डेथ हुई, इनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद क्या मिला आपको, क्या मिला आपको डेथ होने के बाद, डेड प्लांट मिले और डेड एनिमल मिले। ये देखो, डेड प्लांट एंड डेड एनिमल। इनके बॉडी में ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। तो इनकी बॉडी में जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको डिकम्पोजर तोड़ेंगे। डिकम्पोजर में आया बैक्टीरिया, फंजाई और फ्लैचलेट, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को कन्वर्ट कर देंगे सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। अब ये जो सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये वापस से कहां पर आ गया, ये देखिए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, ये वापस से पानी में नीचे बॉटम में जो सॉइल है वहां पर आ गया, और वहां से इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड को किसने ले लिया, प्रोड्यूसर ने ले लिया। तो आप देख लीजिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये पूरा एक इकोसिस्टम है जिसमें लाइट, वाटर, सॉइल एबायोटिक कंपोनेंट है, और ये सब आपके लिविंग मतलब बायोटिक कंपोनेंट है। तो यहां क्या क्या चीजें आपको देखने को मिली, एक तो डिकम्पोजिशन देखने को मिला, इनके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपने क्या किया, डिकम्पोज किया। दूसरा, एनर्जी का फ्लो दिखा, यहां से एनर्जी इधर जा रही है, यहां से एनर्जी इधर जा रही है, यहां से एनर्जी इधर जा रही है। तो डिकम्पोजिशन दिखा,
एनर्जी का फ्लो दिखा। टी मतलब है ट्रॉपिक लेवल, मतलब आपको पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म पता चल रहा है। T1 लोअर ट्रॉपिक लेवल, T4 हायर ट्रॉपिक लेवल। ठीक है। रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट का रिसाइकलिंग हो रहा है। ठीक है, यहां से न्यूट्रिएंट यहां गए, ठीक है, एनर्जी इस तरह से ट्रांसफर होती गई। उसके बाद जब ये मर गए तो इनकी एनर्जी वापस से कहां पर आ गई, सॉइल में आ गई। ठीक है, मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहां आ गए, सॉइल में आ गए। तो न्यूट्रिएंट का रिसाइकलिंग हो रहा है। प्रोडक्टिविटी का एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूं मैं प्रोड्यूसर के टर्म्स में। इन प्रोड्यूसर में कौन कौन है? प्रोड्यूसर में फाइटोप्लैंक्टन्स हैं जो अपना खाना बनाएंगे, कुछ एल्गी भी मिल सकते हैं, कुछ सबमर्ज प्लांट भी मिल सकते हैं, पानी के अंदर वो प्लांट जो पानी के अंदर है, मतलब डूबे हुए हैं। कुछ सबमर्ज प्लांट मिल सकते हैं, फ्लोटिंग प्लांट्स मिल सकते हैं, पानी के सरफेस पे कुछ प्लांट फ्लोट कर रहे हैं, या एजेस ऑफ लेक के किनारे पे कुछ प्लांट है वो। ये सब किसके अंदर आएंगे? प्रोड्यूसर के अंदर आएंगे। ठीक है, ये सब किसके अंदर आएंगे? प्रोड्यूसर के अंदर आएंगे। तो प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? एनर्जी फ्लो आपको समझ में आ गया, एनर्जी का फ्लो हो रहा है इसके अंदर, है ना, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, डिकम्पोजिशन आपको समझ में आ गया, न्यूट्रिएंट्स का रिसाइकलिंग आपको समझ में आ गया। प्रोडक्टिविटी का मतलब आप ये समझ लीजिए इस प्रोड्यूसर ने कितना फूड सिंथेसाइज किया, इस प्रोड्यूसर ने फोटोसिंथेसिस करके कितना फूड सिंथेसाइज किया, उसको मैंने बोल दिया प्रोडक्टिविटी। स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट, तो ये फंक्शनल एस्पेक्ट था। ये चार तरह के फंक्शन हैं जो इकोसिस्टम के अंदर हो रहे हैं। स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट को आप समझेंगे कि स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट क्या होता है, इसको आप समझेंगे। ठीक, आप ऐसा समझ लीजिए एक लेक है, उसको मैंने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, Z1 Z2 Z3। ठीक, सबसे ज्यादा लाइट कहां आएगी? Z1 पे आएगी, फिर थोड़ी कम लाइट Z2 पे आएगी, और फिर आप समुद्र में या लेक में एकदम नीचे जाओगे तो वहां डार्क रीजन रहता है क्योंकि वहां लाइट थोड़ी कम आती है। तो लाइट की अवेलेबिलिटी Z1 पे सबसे ज्यादा है और Z3 बॉटम पर सबसे कम है। इसलिए बॉटम में लाइट की अवेलेबिलिटी कम है, इसलिए वहां पर ज्यादा आपको क्या मिलेंगे? हेट्रोट्रॉप्स मिलेंगे। खाना बना तो सकते नहीं है क्योंकि लाइट आ नहीं रही है, तो आपने लाइट की अवेलेबिलिटी के बेसिस पर जोन्स में डिवाइड कर दिया। किसको? एक इकोसिस्टम को, एक लेक को। तो आपको मैंने एग्जांपल देके बताया, ये वर्टिकल लेयर बन गई, ये देखिए वर्टिकल लेयर बन गई। लाइट की अवेलेबिलिटी के बेसिस पर आपने पॉन्ड को डिफरेंट जोन में डिवाइड कर दिया, इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन, वर्टिकल लेयरिंग। ऐसे ही जब आप फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं, है ना, आप फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं तो सबसे नीचे आपको जो मिलता है बॉटम में, वो ग्रास और हर्ब्स मिलते हैं, फिर थोड़ा ऊपर आपको श्रब्स मिलते हैं, और फिर थोड़ा ऊपर आपको टॉप लेयर में आपको मिलते हैं ट्री। तो बॉटम में ग्रास और हर्ब्स, मिड में श्रब्स, और फिर आपको मिला ट्री। तो ये भी आपका क्या है? स्ट्रेटिफिकेशन है, वर्टिकल लेयर बन गई आपकी। ठीक, मैनमेड इकोसिस्टम को एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम बोलते हैं, जिसमें जो खेती बाड़ी होती है, एग्रीकल्चर होता है, क्रॉप फील्ड हो गया, आपके घर का गार्डन हो गया, या एक्वेरियम हो गया, ये नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है, ये आपके मैनमेड इकोसिस्टम है। बच्चों इसके बाद दिया हुआ है प्रोडक्टिविटी, है ना, कि प्रोडक्टिविटी क्या होती है। अब आप देखिए प्रोडक्टिविटी के दो टाइप है, एक है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और दूसरा है आपका सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। एक क्या हो गया? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दूसरा क्या हो गया? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के दो टाइप है, एक को बोला ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दूसरे को बोला नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस मतलब टोटल, कितना ऑर्गेनिक मैटर, या मैं कहूं ऑर्गेनिक मैटर को हम एक्सप्रेस करते हैं बायोमास। ठीक है, कितना ऑर्गेनिक मैटर या कितना बायोमास या कितना फूड या कितना एनर्जी सिंथेसाइज की गई प्रोड्यूसर के द्वारा फोटोसिंथेसिस करके, उसको बोला ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्रोड्यूसर फोटोसिंथेसिस करके कितना एनर्जी बनाता है, कितना फूड सिंथेसिस करता है, कितना ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसिस करता है, उसको बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब जब प्लांट्स ने और क्या किया होगा भाई, प्लांट्स, ये है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, लेकिन अब आपकी वो जो टोटल एनर्जी फोटोसिंथेसिस करके प्लांट ने बनाई है, उस एनर्जी में कुछ एनर्जी प्लांट खर्च करेगा रेस्पिरेशन में। भाई प्लांट रेस्पिरेशन करेगा, है ना, रेस्पिरेशन करेगा तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करेगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करेगा तो अब आप कहोगे सर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है तो एनर्जी तो बन रही है, एटीपी सिंथेसिस हो रहे हैं। अरे भाई
ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से एनर्जी का लॉस भी तो हो रहा है हीट की फॉर्म में। ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से जो आप एटीपी बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं, वो एनर्जी काफी कम होती है। उससे ज्यादा तो प्लांट रेस्पिरेशन में एनर्जी का लॉस कर देते हैं हीट की फॉर्म में। इसका मतलब प्लांट्स ने जो टोटल एनर्जी बनाई है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसमें से कुछ एनर्जी प्लांट रेस्पिरेशन में भी खर्च कर देगा। तो टोटल एनर्जी में से आप रेस्पिरेशन की एनर्जी निकाल दो, तो जो एनर्जी अब बची उसको बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्लांट के पास अब जो नेट एनर्जी बची है रेस्पिरेशन की एनर्जी को निकालकर फ्रॉम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, उसको बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अब प्रोड्यूसर से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर जाएगी, हर्बीवोरस पे जाएगी, मतलब हेट्रोट्रॉप्स पे जाएगी। तो यहां क्या लिखा है, एनर्जी और ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल एट प्रोड्यूसर आफ्टर रेस्पिरेटरी लॉस, उसको बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और ये अब कहां जाएगी, ये हेर्बीवोरस पे जाएगी, मतलब कंज्यूमर पर जाएगी। तो प्रोड्यूसर पे जो अब नेट एनर्जी बची है, प्रोड्यूसर को कौन खाएंगे, हेर्बीवोरस खाएंगे, उनको आप क्या बोलेंगे, कंज्यूमर बोलेंगे। हेर्बीवोरस क्या है, हेट्रोट्रॉप्स है। तो उस ये एनपीपी किसके पास जाएगी, हेर्बीवोरस के पास जाएगी, कंज्यूमर के पास जाएगी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है, ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज्ड बाय कंज्यूमर। अब कंज्यूमर में कौन आ गए, हर्बीवोरस भी आ गए, कार्निवोरस भी आ गए। तो हर्बीवोरस कितना एनर्जी सिंथेसाइज करता है, कितना ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज करता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हर्बीवोरस की थी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कंज्यूमर की है। ठीक, अब प्रोडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, पर्टिकुलर प्लांट्स एंड देयर फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी। अगर प्लांट की फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी अच्छी है तो ज्यादा एनर्जी बनेगी, ज्यादा फूड बनेगा, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, सॉइल के अंदर अगर न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी ज्यादा है तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। ओशियन के अंदर प्रोडक्टिविटी कम होती है क्योंकि वहां नाइट्रोजन कम मिलता है और लाइट भी वहां बहुत कम आती है ओशियन के बॉटम में। बायोस्फीयर की 170 बिलियन टन प्रोडक्टिविटी है। पूरे बायोस्फीयर में कितना ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज हो रहा है, वो प्रोडक्टिविटी है 170 बिलियन टन, जिसमें 115 बिलियन टन टेरेस्ट्रियल रीजन की प्रोडक्टिविटी है। मतलब टेरेस्ट्रियल रीजन के अंदर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, इस रीजन पर ज्यादा फूड सिंथेसाइज होता है एज कंपेयर टू एक्वेटिक। एक्वेटिक में 55 बिलियन टन। डिकम्पोजिशन क्या है, जो आपका डेड प्लांट है, एनिमल है, जिसको आप क्या बोल रहे हैं, डेट्राइटस बोल रहे हैं, इसके ऊपर फीड किया आपका कौन, अर्थवॉर्म फीड किया, जिसको आपने क्या बोला, डेट्रीवोरस बोला। ठीक है, जिसको आपने क्या बोला बच्चों, डेट्रीवोरस बोला। और कौन फीड किया, बैक्टीरिया फीड किए, फंजाई फीड किए, जिसको आपने क्या बोला, डिकम्पोजर बोला। ठीक है, ये डिकम्पोजिशन प्रोसेस होता है। तो इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसके ऊपर आपके डिकम्पोजर ऐड करते हैं और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। अर्थवॉर्म को फार्मर्स का फ्रेंड बोला जाता है क्योंकि ये बरो मिट्टी के अंदर घुसता रहता है ये। ठीक है, वहां पर ये क्या करता है, होल क्रिएट करता है, होल क्रिएट करता है मिट्टी के अंदर, जिसकी वजह से वहां पर हवा और पानी की एंट्री बहुत स्मूथली हो पाती है। ठीक है, जिसकी वजह से सॉइल आपकी ढीली हो जाती है, लूज हो जाती है, एयर और वाटर की क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी, क्योंकि जमीन के अंदर घुसता रहेगा, बरो करता रहेगा, अंदर जाता रहेगा। अब यहां हम डिकम्पोजिशन प्रोसेस को पूरा डिटेल में समझेंगे कि डिकम्पोजिशन प्रोसेस आपका क्या होता है। ठीक, आपको मैंने ये सॉइल बनाई है, ये जो येलो कलर की बॉक्स है वो सॉइल है। अब सॉइल के अंदर भी डिफरेंट लेयर्स होती हैं, जैसे ओ लेयर, ए लेयर, बी लेयर, सी लेयर। ये देखिए सॉइल में लेयर है ओ, ए, बी, सी। ठीक है, सॉइल में आपकी क्या है, लेयर्स हो गई। तो सॉइल के सबसे ऊपर, सॉइल पर, ये सॉइल है, सॉइल के ऊपर आपका क्या पड़ा हुआ है, डेट्राइटस। डेट्राइटस का मतलब क्या हुआ, डेट्राइटस का मतलब हो गया डेड प्लांट एंड डेड एनिमल। अब ये कितना बड़ा दिख रहा है आपको, कितना बड़ा फ्रेगमेंट दिख रहा है, देख लीजिए, लार्ज फ्रेगमेंट आपको दिख रहा है। इसके ऊपर ऐड किए डेट्रीवोरस। डेट्रीवोरस का एग्जांपल मतलब अर्थवॉर्म। तो इस अर्थवॉर्म ने क्या किया, इस बड़े फ्रेगमेंट को छोटे फ्रेगमेंट में कन्वर्ट कर दिया। इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन ऑफ डेट्राइटस।
एक बड़े फ्रेगमेंट को छोटे फ्रेगमेंट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, अब दूसरा क्या हुआ, दूसरा क्या हुआ, अब इनके अंदर क्या प्रेजेंट है डेट्राइटस में, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है। ठीक, और इसके अंदर जो व्हाइट कलर से आपको दिखाया है वो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो इसके अंदर भाई ये क्या था, डेट्राइटस था, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इसके छोटे छोटे पीस कर दिए, लेकिन अभी भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, और इसमें व्हाइट कलर से जो दिखाया है वो आपका क्या है, वो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो इसमें से जो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो सॉइल में नीचे की लेयर में चले गए, ये देखो। तो बचा क्या, सिर्फ आपका कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बचा। बाकी वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहां चले गए, कलेक्टेड इन दी बॉटम लेयर ऑफ सॉइल्स, यहां पर आ गया। तो जो आपका डेट्राइटस था जिसमें आपके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड था, जिसका आपको डिकम्पोजिशन करना था, वहां पर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ साथ कुछ वाटर सॉल्युबल चीजें भी थी। तो वाटर सॉल्युबल चीजें यहां से सॉइल में नीचे की तरफ चली गई, ये देखिए नीचे की तरफ चली गई, कलेक्टेड इन दी बॉटम लेयर ऑफ सॉइल, और वहां पर वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एक सॉल्ट की फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो गए। ठीक है, जो कि अब प्लांट्स के लिए अनअवेलेबल है। ठीक, इस प्रोसेस को बोलते हैं लीचिंग, इस प्रोसेस को बोलते हैं लीचिंग। वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस का सॉइल की नीचे की लेयर में चले जाना और सॉल्ट की फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाना, इस प्रोसेस को बोलते हैं लीचिंग। अब जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बचा उस पर डिकम्पोजर ऐड किए। तो डिकम्पोजर ने क्या किया, डिकम्पोजर ने अपने एंजाइम रिलीज किए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड पर, जिसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को कन्वर्ट किया गया सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ये जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसको बोलते हैं ह्यूमस, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन। ये देखिए, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड था, बिल्कुल था, ये रहा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, उस पर क्या हुआ, ह्यूमिफिकेशन हुआ। ह्यूमिफिकेशन मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसको बोलते हैं ह्यूमस। तो बहुत सारे माइक्रोब्स जो हैं, है ना, तो इसको बोलते हैं आप क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। ठीक, इसको आप बोलते हैं ह्यूमस, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रोसेस को बोला ह्यूमिफिकेशन, और आपका बन गया है ह्यूमस। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिएगा, ये जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, एक मिनट, हाँ, ये जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपका, जिसको आप ह्यूमस बोल रहे हैं, ये रेजिस्टेंट है माइक्रोबियल एक्शन के और मोस्ट ऑफ माइक्रोब्स। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि काफी सारे माइक्रोब्स इस सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जिसको आप ह्यूमस बोल रहे हैं, इसका फर्दर डिकम्पोजिशन नहीं कर सकते। काफी सारे माइक्रोब्स हैं जो इस ह्यूमस का, इस सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का फर्दर ब्रेकडाउन नहीं कर सकते। इसलिए एनसीईआरटी में लिखा है रेजिस्टेंस टू माइक्रोबियल एक्शन। जो ह्यूमस होती है, जिसको आप सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल रहे हैं, वो माइक्रोब्स के लिए रेजिस्टेंट होती है। देखो अब आप समझिएगा, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड किसने कन्वर्ट किया, माइक्रोब्स ने कन्वर्ट किया। तो ये रिएक्शन तो हो गई, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज करने का काम बहुत सारे माइक्रोब्स कर सकते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया ये काम कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करना, जिसको आप ह्यूमिफिकेशन बोलते हैं, ह्यूमस का फॉर्मेशन करना, ये काम बहुत सारे माइक्रोब्स कर सकते हैं। लेकिन इस सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का फर्दर ब्रेकडाउन करना, ये बहुत सारे माइक्रोब्स नहीं कर सकते, ये कुछ ही माइक्रोब्स कर पाते हैं। इसलिए ह्यूमस के लिखा हुआ है रेजिस्टेंस टू माइक्रोबियल एक्शन, कि ह्यूमस का फर्दर डिकम्पोजिशन करना बहुत सारे माइक्रोब्स की बस की बात नहीं है। और ये जो ह्यूमस होती है, दिस ह्यूमस कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय मोस्ट ऑफ द माइक्रोब्स। और अगर इसका डिग्रेडेशन होगा तो ये सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड किस में कन्वर्ट होगा, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। इसको बोलते हैं मिनरलाइजेशन। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिकम्पोजिशन होगा बट बहुत स्लो रेट पर होगा। ह्यूमस का डिकम्पोजिशन बहुत स्लो रेट पर होता है, क्योंकि बहुत सारे माइक्रोब्स इसका डिकम्पोजिशन कर ही नहीं सकते।
और जब इसका डिकम्पोजिशन होगा तो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड किस में कन्वर्ट होगा, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। और ये सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो बना है सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से, इस प्रोसेस को आप बोलते हैं मिनरलाइजेशन। तो आपको ह्यूमिफिकेशन क्लियर है, मिनरलाइजेशन क्लियर है। तो ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन मतलब कैटाबॉलिज्म, मतलब चीजें का ब्रेकडाउन हो रहा है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में ह्यूमिफिकेशन, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में मिनरलाइजेशन। तो यहां चीजों का ब्रेकडाउन हो रहा है, ब्रेकडाउन मतलब कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म में ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन आपके आ गए। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके ऊपर डिकम्पोजिशन डिपेंड करता है? केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ डेट्राइटस एंड क्लाइमेटिक फैक्टर। आपका जो डेड प्लांट और डेड एनिमल है जिसको आप डेट्राइटस बोल रहे हैं, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन अगर वो लिग्निन और काइटिन का बना है, उसके अंदर अगर लिग्निन और काइटिन ज्यादा है तो डिकम्पोजिशन स्लो होगा। अगर उसके अंदर नाइट्रोजनस या फिर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस ज्यादा है तो उसका डिकम्पोजिशन फास्ट होगा। टेम्परेचर आपका अगर हाई है तो डिकम्पोजिशन फास्ट होगा। जैसे ट्रॉपिकल रीजन, वार्म कंडीशन में डिकम्पोजिशन फास्ट होता है। लो टेम्परेचर मतलब आर्कटिक कंडीशन, लो टेम्परेचर पर डिकम्पोजिशन स्लो होता है। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, एरोबिक में डिकम्पोजिशन फास्ट होता है। एनारोबिक कंडीशन में डिकम्पोजिशन स्लो होता है। टेम्परेचर और मॉइस्चर दो ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। लो टेम्परेचर में ऑर्गेनिक मैटर बिल्डअप होता है। जब लो टेम्परेचर होगा तो डिकम्पोजिशन स्लो होगा, तो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा। तो क्या इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा क्योंकि उसका ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर लो है और लो टेम्परेचर में डिकम्पोजिशन आपका स्लो होता है। तो बच्चों यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ेंगे एनर्जी फ्लो। तो बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें वो है आपका एनर्जी फ्लो। अब आप देखिए, हमारे पास जो टोटल सनलाइट है उसकी 50% से भी कम फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज होती है ना। तो जो लाइट फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज होती है उसको बोलते हैं PAR, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। तो टोटल सनलाइट का 50% से भी कम आपका यूज होता है फोटोसिंथेसिस में, ठीक, जिसको आपने बोला PAR। अब ये जो 50% के करीब यूज हुआ है इसका भी 2 to 10% ऑफ PAR यूज इन ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। मतलब टोटल सनलाइट का 50% से भी कम सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए अवेलेबल है, और उसमें भी इसका भी 2 से 10%, इसका भी 2 से 10% ही प्लांट यूटिलाइज करते हैं खाना बनाने के लिए, जिसको आप बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो जो अवेलेबल सनलाइट है लेस देन 50%, इसका भी 2 to 10% ही प्लांट यूटिलाइज करेगा अपनी फूड सिंथेसिस में। सन एनर्जी का सोर्स है, सन की हेल्प से एनर्जी आती है, लाइट एनर्जी, जिसको प्लांट लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी ऑफ फूड में। एक्सेप्ट डीप हाइड्रोथर्मल वेंट, डीप हाइड्रोथर्मल वेंट, ठीक है, ओशियन में वो जगह आपकी जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो डीप हाइड्रोथर्मल वेंट, ओशियन में डेप्थ में तो सनलाइट आएगी नहीं, तो वहां पर तो सन की एनर्जी यूज होगी नहीं खाना बनाने के लिए। या तो वहां पर कीमो ऑटोट्रॉप्स आपको मिलेंगे बैक्टीरिया, मतलब वो लोग केमिकल एनर्जी को यूज करेंगे, या फिर वहां पर हेट्रोट्रॉप्स आपके मिलेंगे। तो टेम्परेचर ज्यादा है, लाइट है नहीं, तो वहां या तो हेट्रोट्रॉप्स मिलेंगे क्योंकि लाइट कम है, और वहां पर वो ऑटोट्रॉप्स मिलेंगे जो लाइट एनर्जी नहीं केमिकल एनर्जी की हेल्प से आपका खाना बनाते हैं, ठीक है। अब आप यहां पर एक चीज को समझिएगा, एनर्जी का जो फ्लो होता है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में, यहां पर थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ दोनों फॉलो होते हैं। कैसे होते हैं उसको समझिए। मान लीजिए ग्रास है, ग्रास क्या है? प्रोड्यूसर, इसका ट्रॉपिक लेवल क्या हो गया? T1। ग्रास को किसने खाया? ग्रास सुपर ने। इसको खाया फ्रॉग ने, इसको खाया स्नेक ने, इसको खाया ईगल ने। ग्रास सुपर हर्बीवोरस हो गया, ग्रास सुपर प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक, फ्रॉग सेकेंडरी कंज्यूमर, स्नेक टर्शरी कंज्यूमर, ठीक। अब ये हर्बीवोरस हुआ, इसको फ्रॉग ने खाया तो फ्रॉग हो गया प्राइमरी कार्निवोरस, स्नेक हो गया सेकेंडरी कार्निवोरस, और ईगल हो गया टॉप कार्निवोरस।
T1, T2, T3, T4, T5। ठीक है, T1 है लोअर ट्रॉपिक लेवल, T5 है हायर ट्रॉपिक लेवल। तो अब आप देखिए थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एनर्जी कांट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय बट इट चेंज इट्स फॉर्म। आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लेकिन एनर्जी अपनी फॉर्म चेंज करती है। यहां लाइट एनर्जी था, प्रोड्यूसर की वजह से आपकी लाइट एनर्जी प्रोड्यूसर की वजह से किस में कन्वर्ट हो गई, केमिकल एनर्जी ऑफ फूड में कन्वर्ट हो गई। तो एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हुई, एनर्जी ने अपनी फॉर्म चेंज कर ली, लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो गई केमिकल एनर्जी में। ठीक, तो पहली चीज तो ये हो गई। तो जब ये प्रोसेस हो रहा होगा तो ग्रास से सारी एनर्जी ग्रास ऊपर में नहीं गई, कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस हुई। ग्रास ऊपर से सारी एनर्जी फ्रॉग में नहीं गई, एनर्जी कुछ हीट की फॉर्म में लॉस हुई। फ्रॉग से एनर्जी स्नेक में नहीं गई, आपकी काफी एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस हुई। स्नेक से सारी एनर्जी ईगल में नहीं गई, काफी एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस हुई। तो जो टोटल सोलर एनर्जी है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा केमिकल एनर्जी ऑफ फूड प्लस हीट लॉस। तो अगर मैं आपसे कहूं इसकी सन की जो टोटल एनर्जी थी वो किसके बराबर होगी, वो एनर्जी बराबर होगी जो एनर्जी ग्रास के पास है प्लस हीट लॉस। ये जो हीट लॉस किया इसकी एनर्जी, और जो एनर्जी प्लांट के पास अभी है जो उसने फोटोसिंथेसिस करके बनाई है, उन दोनों को ऐड कर दो तो वो एनर्जी टोटल सोलर एनर्जी के अवेलेबल होगी। भाई प्लांट से जो टोटल सोलर एनर्जी आई उस एनर्जी को यूटिलाइज करके प्लांट ने खाना बनाया, और कुछ एनर्जी रेस्पिरेशन में या हीट की फॉर्म में क्या हो गई, लॉस हो गई। तो जो हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस हुई है वो, और प्लांट के पास जो एनर्जी है वो, तो क्या लिखा हुआ है यहां पर, केमिकल एनर्जी ऑफ फूड। प्लांट के पास जो अभी एनर्जी है जो उसने सनलाइट यूज करके बनाई है वो एनर्जी, और हीट लॉस में जो एनर्जी गई, इन दोनों को जोड़ दो तो आपकी ये एनर्जी किसके इक्विवेलेंट होगी, सोलर एनर्जी के इक्विवेलेंट होगी। तो एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हुई, एनर्जी हीट की फॉर्म में भी चली गई, एनर्जी लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी और फूड में कन्वर्ट हो गई। यही तो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि अपनी फॉर्म चेंज करती है। रेस्पिरेशन में जब प्लांट रेस्पिरेशन करता है तो वो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करता है, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के दौरान एटीपी की सिंथेसिस होती है। तो ये एटीपी की जो सिंथेसिस हुई है वो एनर्जी प्लांट अपनी डेली एक्टिविटी में यूज करेगा, और बाकी एनर्जी हीट की फॉर्म में क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। ठीक, अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कैसे फॉलो कर रहा है, जब आपकी एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाती है उस टाइम जो एनर्जी आपकी लॉस हो रही है हीट की फॉर्म में, एनर्जी लॉस हुई किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, वो एनर्जी कहां गई, सराउंडिंग में चली गई। इसका मतलब वो एनर्जी सिस्टम में वर्क डन करने के लिए अवेलेबल नहीं है। जो एनर्जी सराउंडिंग में चली गई हीट की फॉर्म में लॉस हो गई, वो एनर्जी अब सिस्टम में तो है नहीं, वर्क डन तो उससे होगा नहीं। ठीक है, तो ये एनर्जी सराउंडिंग में गई तो वहां पर डिसऑर्डर क्रिएट करेगी, डिसऑर्डरनेस, जिसको आप बोलते हैं एंट्रोपी। तो ये आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी हो गया। ट्रॉपिक लेवल आपको पोजीशन बता रहा है ऑर्गेनिज्म की। ठीक, एज वी मूव फ्रॉम लोअर टू हायर ट्रॉपिक लेवल, जब हम लोअर ट्रॉपिक लेवल से हायर ट्रॉपिक लेवल की तरफ जाते हैं तो एनर्जी डिक्रीज होती जाती है। तो जितनी एनर्जी इसके पास थी उससे कम यहां आएगी, उससे कम यहां, उससे कम यहां, उससे कम यहां, क्योंकि सारी एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती, मैक्सिमम एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस हो जाती है। तो जब हम एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाते हैं तो एनर्जी का लॉस होता है हीट की फॉर्म में। ठीक है, या किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई तो वो एनर्जी, मान लीजिए यहां ग्रास ऊपर मर गया, तो ग्रास ऊपर मर गया तो फूड चेन तो वहां रुक गई, ये एनर्जी आगे गई नहीं, समझे। अब ग्रास ऊपर है, ये फीकल मैटर निकालेगा तो एनर्जी फीकल मैटर में भी जाएगी, इसकी डेथ हुई तो एनर्जी का वहां पर भी लॉस हो रहा है। ठीक है, और एनर्जी हीट की फॉर्म में भी डिक्रीज होता लॉस होती है, एनर्जी हीट की फॉर्म में भी लॉस होती है, फिकल मैटर में भी एनर्जी जाएगी, किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी तब भी एनर्जी का लॉस हो जाएगा। अब है आपका फूड चेन। ठीक, अ सीक्वेंस वेयर ऑर्गेनिज्म कंज्यूम एंड कंज्यूम बाय अदर। तो फूड चेन क्या है, जहां पर एक ऑर्गेनिज्म किसी को कंज्यूम करता है और वही ऑर्गेनिज्म को कोई और कंज्यूम करता है।
ऐसे सीक्वेंस को बोलते हैं फूड चेन। फूड चेन में ज्यादा ट्रॉपिक लेवल नहीं होने चाहिए, 3 से 4 ट्रॉपिक लेवल ठीक है। ज्यादा ट्रॉपिक लेवल से क्या होगा कि जो लास्ट तक ट्रॉपिक लेवल पहुंचेगा उसके पास तो एनर्जी बहुत ही कम पहुंचेगी, तो फूड चेन अनस्टेबल हो जाएगी। तो फूड चेन की स्टेबिलिटी तब है जब आपके ट्रॉपिक लेवल कम हो, 3 से 4 ट्रॉपिक लेवल हो। ठीक है, अब यहां पर बताया हुआ है टाइप्स ऑफ फूड चेन। तो सबसे पहले आपकी बताई गई है ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन जो होती है वो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है, जैसे ग्रास, ग्रास को खाया ग्रास ऊपर, फ्रॉग, स्नेक, ईगल। तो कहां से स्टार्ट हुई? ग्रास से स्टार्ट हुई। जहां पर एनर्जी का जो सोर्स है वो कौन होगा? सन होगा। तो सन हो गया सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये किस तरह की फूड चेन है? ये वाटर में तो है नहीं, ये तो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में है। ठीक है, अब ग्रास है, ग्रास ने सनलाइट से एनर्जी ली और उससे यूज करके खाना बनाया, उस खाने को मैंने बोला जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो सन एनर्जी को यूटिलाइज करके ग्रास ने, प्रोड्यूसर ने जो खाना बनाया उसको बोला जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब आप देखिए यहां पर मान लीजिए 100 एनर्जी है, 100 किलो जूल है, तो ग्रास सुपर में कितनी आई? 10 आई। फ्रॉग में कितनी गई? 1 गई। स्नेक में कितनी गई? 0.1। ईगल में कितनी गई? 0.01। तो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी जाती है। 100 का 10% 10, 10 का 10% 1, 1 का 10% 0.1, 0.1 का 10% 0.01। तो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में कितनी एनर्जी जाती है? कितनी एनर्जी जाती है? सिर्फ 10% जाती है। 10% एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अदर, इसको बोलते हैं 10% लॉ। ये लिंडमैन ने दिया था। ठीक, लेकिन सन से जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर एनर्जी आई वो 10% नहीं आई, वो 1% आई। अगर सन पर एनर्जी 10,000 किलो जूल है, सन पर एनर्जी 10,000 किलो जूल है, तो ग्रास पर 1000 नहीं आई, ग्रास पर 100 आई। मतलब सन से ग्रास पर फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर 1% एनर्जी आती है सन की। तो सन की 1% एनर्जी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर आती है, लेकिन उसके बाद जितनी भी एनर्जी ट्रांसफर होगी वो 10% ट्रांसफर होगी। तो नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल लिमिटेड होते हैं ग्रेजिंग फूड चेन के अंदर, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर ट्रॉपिक लेवल होंगे तो एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, लास्ट ट्रॉपिक लेवल पर एनर्जी बहुत कम पहुंचेगी। अब जरा एक्वेटिक इकोसिस्टम में समझिए। एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर का एग्जांपल कौन है? फाइटोप्लैंक्टन्स। इसके ऊपर कौन फीड किया? जूप्लैंक्टन्स। उसको किसने खाया? स्मॉल फिश। उसको किसने खाया? लार्ज फिश। तो फाइटोप्लैंक्टन का एग्जांपल क्या हो गया? डायटम। तो प्रोड्यूसर ने खाना बनाया, फाइटोप्लैंक्टन्स ने खाना बनाया, डायटम्स ने खाना बनाया। किस एनर्जी को यूज करके? सन एनर्जी को यूज करके। तो ग्रेजिंग फूड चेन जो होती है वहां पर एनर्जी का जो सोर्स होता है वो सन होता है, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को किस में कन्वर्ट करता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करता है। भाई यहां पर क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस हो रहा है। फोटोसिंथेसिस में क्या चाहिए? CO2 और वाटर चाहिए। वो कैसे कंपाउंड है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। फोटोसिंथेसिस करके क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। ग्रास ने ग्लूकोज बनाया, ग्लूकोज कैसा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये एनर्जी का कैसा फ्लो हो गया? ग्रास से एनर्जी ईगल की तरफ गई, एक ही डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो हो रहा है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। और जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे तक जा रहे हो एनर्जी का लॉस हो रहा है, सबसे कम एनर्जी ईगल के पास आई। तो एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है प्रोड्यूसर के द्वारा, किसमें? ग्रेजिंग फूड चेन में। दूसरी है डेट्राइटस फूड चेन। डेट्राइटस फूड चेन में क्या होता है? डेड प्लांट और डेड एनिमल है, जिसको आपने क्या बोला? डेट्राइटस। इसके ऊपर फीड किया डेट्रीवोरस मतलब अर्थवॉर्म। और कौन फीड किया इसके ऊपर? डिकम्पोजर। डिकम्पोजर में आ गए सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया और फंगस। अर्थवॉर्म पे फीड किया स्मॉल बर्ड, स्मॉल बर्ड पे फीड किया बड़ी बर्ड, जिसको मैंने बोला फैल्कन। तो अब आप खुद सोचिए, खुद सोचिए इसके अंदर क्या है? इसके अंदर डेड प्लांट डेड एनिमल के अंदर क्या है? इसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो डिकम्पोजर क्या करते हैं? डिकम्पोजर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। तो डेट्राइटस फूड चेन जो होती है वो डेट्राइटस से स्टार्ट होती है। यहां पर सोर्स ऑफ एनर्जी सन नहीं होता, यहां कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। लेकिन ग्रेजिंग फूड चेन में इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा था ग्रास के द्वारा, यहां डिकम्पोजर के द्वारा डेट्राइटस पर ऐड किया जाता है और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक, ये आपका हो गया।
दूसरी चीज अब आप ये देखिए, ठीक है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में डिकम्पोजिशन प्रोसेस स्लो होता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में डिकम्पोजिशन प्रोसेस फास्ट होता है। तो मेजर कॉन्डुइट का मतलब है पाइपलाइन, तो मेजर एनर्जी का ट्रांसफर जो होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम में वो ग्रेजिंग फूड चेन के द्वारा होता है, ठीक। और आपका जो मेजर एनर्जी का ट्रांसफर होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में वो डेट्राइटस फूड चेन के द्वारा होता है, क्योंकि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में डिकम्पोजिशन रेट फास्ट होता है। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में एनर्जी का मेजर फ्लो किस चेन के थ्रू है? डेट्राइटस फूड चेन के थ्रू। एक्वेटिक इकोसिस्टम में एनर्जी का मेनली फ्लो किसके थ्रू है? ग्रेजिंग फूड चेन के थ्रू है। मेजर रोल, ऐसा नहीं कि यहाँ पे डेट्राइटस फूड चेन नहीं होती, ऐसा नहीं कि यहाँ ग्रेजिंग फूड चेन नहीं होती, होती है, यहाँ पे भी दोनों होती है, यहाँ भी दोनों होती है, बट मेजर एनर्जी का फ्लो एक्वेटिक इकोसिस्टम में जीएफसी के द्वारा होता है, ग्रेजिंग फूड चेन, और यहां पर डीएफसी के द्वारा होता है, डेट्राइटस फूड चेन, ठीक। अब जीएफसी और डीएफसी भी आपस में इंटरकनेक्टेड है। अब आप देखिए अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म को किसने खा लिया? अर्थवॉर्म को स्नेक ने खा लिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि डेट्राइटस फूड चेन जो है उसके किसी मेंबर को ग्रेजिंग फूड चेन का मेंबर खा सकता है। भाई इस अर्थवॉर्म को किसने खा लिया? स्नेक ने खा लिया। इसका मतलब डेट्राइटस फूड चेन का जो मेंबर है वो ग्रेजिंग फूड चेन के मेंबर के लिए प्रे का काम कर रहा है। तो जीएफसी और डीएफसी आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। डीएफसी के मेंबर को ग्रेजिंग फूड चेन के मेंबर खा सकते हैं, ठीक। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ग्रास भी मरेगा, ग्रास ऊपर भी मर सकता है, बीच में फ्रॉग भी मर सकता है, स्नेक भी मर सकता है, ईगल भी मर सकता है। तो इनके ऊपर डिकम्पोजर और डेट्रीवोरस ऐड कर रहे हैं। तो डेट्राइटस फूड चेन में लिमिटेशन नहीं होता ट्रॉपिक लेवल का, ग्रेजिंग फूड चेन में ट्रॉपिक लेवल का लिमिटेशन क्यों है? क्योंकि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जब आप जाओगे एनर्जी डिक्रीज होगी। अगर बहुत ज्यादा ट्रॉपिक लेवल होंगे तो लास्ट में एनर्जी बहुत कम पहुंचेगी, इसलिए ज्यादा ट्रॉपिक लेवल नहीं होने चाहिए। लेकिन यहां ट्रॉपिक लेवल का लिमिटेशन नहीं है, क्यों? क्योंकि ये डिकम्पोजर एनर्जी ग्रास से भी ले सकते हैं, ग्रास ऊपर से भी ले सकते हैं, फ्रॉग से भी ले सकते हैं, स्नेक से भी ले सकते हैं। इनमें जो भी मरेगा उनके ऊपर डिकम्पोजर ऐड करेंगे, मतलब डेट्राइटस फूड चेन स्टार्ट हो जाएगी। भाई डेट्राइटस फूड चेन में जो डिकम्पोजर है वो खाना किसी से भी ले सकते हैं, वो ग्रास ऊपर से भी ले सकते हैं, फ्रॉग से भी ले सकते हैं, स्नेक से भी ले सकते हैं। किसी का जो भी पार्ट मरेगा, जो भी मरेगा उसके ऊपर डिकम्पोजर ऐड करना स्टार्ट कर देंगे और डेट्राइटस फूड चेन को स्टार्ट कर देंगे। यहां एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल नहीं होता, क्योंकि एनर्जी कहीं से भी आ सकती है, जो मर गया वहां से एनर्जी आ गई, तो यहां एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल नहीं होता। स्टैंडिंग क्रॉप एंड स्टैंडिंग स्टेट, ठीक है। एक एरिया है, उस एरिया में आपको बहुत सारे प्लांट दिख रहे होंगे, तो एक एरिया में टोटल लिविंग मैटर कितना है, टोटल ऑर्गेनिक मैटर कितना है, उसको बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। ऑर्गेनिक मैटर को एक्सप्रेस करते हैं किस टर्म्स में? बायोमास की टर्म्स में। तो जो बायोमास मेजर किया जाता है वो ड्राई वेट का किया जाता है। मतलब एक प्लांट है, आप उसको ड्राई करिए, सुखाइए उसको अच्छी तरीके से, फिर उसका वेट मेजर करिए। ड्राई वेट मतलब उसमें वाटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ड्राई वेट, वाटर नॉट इंक्लूडेड। वाटर क्यों नहीं? क्यों नहीं? देखो फ्रेश वेट होता है, ड्राई वेट होता है। फ्रेश वेट होता है ड्राई वेट प्लस वाटर, लेकिन हमें फ्रेश वेट मेजर नहीं करना है, हमें ड्राई वेट मेजर करना है। तो ड्राई वेट क्या होगा? फ्रेश वेट माइनस वाटर, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट वेरी ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन। भाई पूरे साल जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो वेरी करता है, तो मॉइस्चर कंटेंट वेरी करता है तो उसकी वजह से जो फ्रेश वेट है वो वेरी कर सकता है। इसलिए हम ड्राई वेट को मेजर करते हैं जहां पर वाटर कंटेंट नहीं होता। जब बहुत सारी फूड चेन आपस में इंटरलिंक करती हैं तो उसको बोलते हैं फूड वेब। तो नेचर में सिंपल फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करती। भाई एक जंगल है तो उसमें फूड वेब होगी। अब उसमें ये थोड़ी ना है कि ग्रास को सिर्फ डियर ही खाएगा, ग्रास को तो ग्रास ऊपर भी खा सकता है, काऊ भी खा सकता है, बफेलो भी खा सकता है, गोट भी खा सकता है। तो मतलब एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं है, समझे मेरी बात को। अब यहां पर क्या दिया हुआ है? यहां दिया हुआ है कि फ्रॉग ने ग्रास ऊपर को खाया, तो फ्रॉग क्या सिर्फ ग्रास ऊपर ही खाता है और कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म नहीं खा सकता? खा सकता है। स्नेक क्या सिर्फ फ्रॉग खाएगा? क्या स्नेक दुनिया में फ्रॉग को छोड़ के कुछ और नहीं खा सकता? खा सकता है। इसका मतलब फूड वेब में बहुत सारी फूड चेन होती है जहां पर एक ऑर्गेनिज्म पर मल्टीपल फूड की ऑप्शन होता है, वो इसको भी खा सकता है, वो इसको भी खा सकता है। तो नेचर में
सिंपल फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि फूड वेब एग्जिस्ट करती है। तो ये आपका यहां पर कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक आपका पिरामिड। बच्चों नेक्स्ट है आपका पिरामिड्स, है ना, कि पिरामिड्स क्या होते हैं उनको देखते हैं। तो पिरामिड्स एक तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम प्रोड्यूसर, हर्बीवोरस, कार्निवोरस जो ऑर्गेनिज्म है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किस टर्म्स में? नंबर के टर्म्स में, बायोमास के टर्म्स में और एनर्जी की टर्म्स में। ठीक है, अब ये डेफिनेशन ऐसे समझ नहीं आती, लेकिन जब मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले है पिरामिड ऑफ नंबर्स ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर। आप एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम में देख लीजिए, एक्वेटिक नहीं, ग्रासलैंड मतलब एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। वहां पर आपका ग्रास है, ग्रास को खाया रैबिट ने, रैबिट को फॉक्स ने और फॉक्स को लायन ने। तो ग्रास मतलब वहां जितना भी ग्रास होगा आप उसको काउंट करोगे प्रोड्यूसर लेवल पे। ठीक है, तो ग्रास का नंबर ज्यादा होगा, उनको खाने वाले रैबिट कम होंगे, रैबिट को खाने वाले फॉक्स और कम होंगे, फॉक्स को खाने वाले लायन और कम होंगे। तो ग्रास सबसे ज्यादा है, इसलिए इस पिरामिड का बेस मैंने बड़ा बनाया है। और जो इस पिरामिड का टॉप है वो छोटा क्यों है, नैरो क्यों है? क्योंकि लायंस का नंबर सबसे कम है। T1, T2, T3, T4 प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। तो आप जब प्रोड्यूसर से टर्शरी कंज्यूमर की तरफ जा रहे हो, ग्रास से लायन की तरफ जा रहे हो, तो नंबर क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। इसलिए ये बहुत नैरो है, ये बहुत ब्रॉड है, क्योंकि ग्रास उस जगह पर ज्यादा मिलेंगे, उसको खाने वाले रैबिट कम, रैबिट को खाने वाले फॉक्स और कम, फॉक्स को खाने वाले लायन और कम। तो इसलिए ये जो पिरामिड बना वो अपराइट बना और स्ट्रेट बना। अब जरा एक्वेटिक इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर देखिए। पिरामिड ऑफ नंबर की बात कर रहा हूं, बायोमास की बात नहीं कर रहा। एक्वेटिक इकोसिस्टम पॉन्ड में, पॉन्ड में जो प्रोड्यूसर हैं, जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, जिनको मैं फाइटोप्लैंक्टन्स बोल रहा हूं, इनका नंबर ज्यादा है। फाइटोप्लैंक्टन्स पे फीड करने वाले हर्बीवोरस जू प्लैंक्टन्स का नंबर थोड़ा कम है। जू प्लैंक्टन पे फीड करने वाली छोटी मछलियों का नंबर और कम है। छोटी मछलियों पे फीड करने वाली बड़ी मछली, उनका नंबर और कम है। तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जा रहे हो नंबर कम हो रहा है, इसलिए लार्ज फिश का जो रीजन है वो बहुत, उनका नंबर बहुत कम है, इसलिए ये नैरो है। और फाइटोप्लैंक्टन का नंबर ज्यादा है, इसलिए ये आपका ब्रॉड है, मोर इन नंबर। तो ये भी कैसा आया? अपराइट आया और स्ट्रेट आया। अब ट्री इकोसिस्टम में आपसे पूछा कि पिरामिड ऑफ नंबर क्या होगा, किसके अंदर? ट्री इकोसिस्टम के अंदर। अब आपके पास एक पेड़ है, ठीक, इस एक पेड़ पे मान लीजिए 20 बर्ड्स बैठी हुई हैं। कितनी बर्ड्स बैठी हुई हैं? 20 बर्ड्स बैठी हुई हैं। 20 बर्ड्स पे आपके बैठे हुए हैं 100 पैरासाइट, 100 पैरासाइट। तो ट्री तो एक ही हो गया, एक ट्री हुआ, उसके ऊपर चिड़िया का नंबर ज्यादा हो गया और चिड़िया पे खाने वाले पैरासाइट का नंबर और ज्यादा हो गया। तो अब आप देखिए, ये रीजन नैरो हो गया और ये रीजन ब्रॉड हो गया, क्योंकि पैरासाइट का नंबर ज्यादा है, T1, T2, T3। तो अब आप नीचे से ऊपर जा रहे हो तो नंबर इंक्रीज हो रहा है, इसलिए पिरामिड जो बना वो कैसा बना? इन्वर्टेड बना। यहां पर देखिए, एक ट्री है, उस ट्री पर बहुत सारी भी हर्बीवोरस बर्ड बैठी हैं 70, और उसके ऊपर जो बर्ड बैठी है हॉक, उसका नंबर है 15। तो इसका नंबर 1, इसका 70, इसका थोड़ा कम। तो यहां पर ना अपराइट है ना इन्वर्टेड है, यहां बना स्पिंडल शेप। ऐसे यहां पर देखिए, यहां आपका एक ट्री है, ट्री पे फीड कर रहे हैं इंसेक्ट जिनका नंबर काफी है, इनके ऊपर जो बर्ड फीड कर रही है उनका नंबर कम है, और इनके ऊपर जो बर्ड फीड कर रही है उनका नंबर और कम है। तो यहां भी आपका थोड़ा स्पिंडल शेप बना। ठीक, पिरामिड ऑफ एनर्जी, आप जब भी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाएंगे एनर्जी हमेशा डिक्रीज होगी। तो सबसे ज्यादा एनर्जी कहां मिलेगी? लोअर ट्रॉपिक लेवल में मिलेगी, ग्रास पर। और सबसे कम एनर्जी कहां मिल रही है? लायन पे मिल रही है। तो आप लोअर ट्रॉपिक लेवल से हायर ट्रॉपिक लेवल में जा रहे हैं तो एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा क्या रहता है? अपराइट रहता है और स्ट्रेट रहता है। लेकिन पिरामिड ऑफ नंबर मोस्टली अपराइट रहता है, स्ट्रेट रहता है, बट वो इन्वर्टेड भी हो सकता है, वो स्पिंडल शेप भी हो सकता है। पिरामिड ऑफ बायोमास आप देखिए, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ बायोमास देखिए, ग्रासेस का नंबर ज्यादा है, सबसे ज्यादा वहां ग्रासेस ही मिल रहे हैं तो उनका बायोमास ज्यादा है। रैबिट का नंबर कम है, फॉक्स का नंबर और कम है, लायन का नंबर और कम है। तो यहां नंबर कम है, यहां इनके नंबर ज्यादा है। तो जब इनके नंबर ज्यादा है तो इनका टोटल बायोमास ज्यादा हो गया,
इनके नंबर कम है तो इनका टोटल बायोमास कम हो गया। तो पिरामिड ऑफ बायोमास ग्रासलैंड इकोसिस्टम में कैसा है? अपराइट है। पिरामिड ऑफ बायोमास पॉन्ड इकोसिस्टम में कैसा होगा? फाइटोप्लैंक्टन्स का बायोमास कम है, जू प्लैंक्टन का बायोमास ज्यादा है, स्मॉल फिश का बायोमास और ज्यादा है, और लार्ज फिश का बायोमास और ज्यादा है। तो पिरामिड ऑफ बायोमास जो होता है वो लोअर ट्रॉपिक लेवल से हायर ट्रॉपिक लेवल में इंक्रीज होता जाता है, इसलिए पिरामिड ऑफ बायोमास पॉन्ड इकोसिस्टम में इन्वर्टेड होता है। तो ये आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। पिरामिड्स की लिमिटेशन क्या है कि पिरामिड्स जो होते हैं वो जनरली सिंपल फूड चेन के ऊपर बेस्ड हैं, वो फूड वेब को कंसिडर नहीं करते। जनरली कंसिडर सिंपल फूड चेन, वो फूड वेब को कंसिडर नहीं करते। यहां पर डिकम्पोजर को कोई जगह नहीं दी गई, ठीक है। और जो ऑर्गेनिज्म है जैसे स्पैरो है, वो 2 ट्रॉपिक लेवल पे फीड कर सकती है। स्पैरो अगर वेजिटेरियन है, मतलब सीड खा रही है, तो स्पैरो क्या है? हर्बीवोरस है। स्पैरो अगर इंसेक्ट खा रही तो वो क्या है? कार्निवोरस है। तो यहां पर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो 2 डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पर फीड कर सकते हैं, उनको यहां पर स्थान नहीं दिया गया। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट कर लिया। तो आप बताइएगा आपको लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए, ऑल द बेस्ट।